তাই বলি যতই করো হামলা খেলা হবে, ছক্কার খেলা হবে। ये सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया। बंगाल में सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। छक्का देखिए, ममता बनर्जी का इस बार जाना तय है। আমি বিজেপি করব না। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल में हर कोई अपना अपना वोट बैंक सुरक्षित करने में लगा हुआ है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी। हर किसी को इस बात का टेंशन है कि वो किस तरह से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करे। इसे लेकर भरपूर कोशिश भी हो रही है और इसी कोशिश में ईद पर ममता बनर्जी ने बंगाल की मुस्लिम आबादी को एक बार फिर से कांग्रेस और लेफ्ट के पाले में जाने से बचाने के लिए कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत भी की। ममता बनर्जी ने ईद पर आयोजित कार्यक्रम में बार बार बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता को पता है कि भाजपा और मोदी पर जितना ज्यादा आक्रामक अंदाज में वो हमला करेंगी, उतना ही ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं का उन्हें समर्थन मिलेगा। ममता बनर्जी ने ईद पर मुस्लिमों को मुबारकबाद देते हुए इस बात का भी संदेश दिया कि उन्हें भाजपा से वही बचा सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि देश से बीजेपी को हटाना है और देश की रक्षा करनी है। इसे लेकर वो हर मुद्दे पर कोलकाता से दिल्ली तक लड़ाई लड़ती हैं। ममता ने कहा कि जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के हर व्यक्ति के साथ में खड़ी हूं, सभी जातियों, धर्मों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहूंगी। भाजपा ने भी ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए कांटे से कांटा निकालने की रणनीति बनाई है। एक तरफ जहां ईद के मौके पर ममता बनर्जी मुस्लिमों के बीच थी, वहीं पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर में मां काली की पूजा करने पहुंच गए और पश्चिम बंगाल में जीत के लिए उन्होंने मां से आशीर्वाद मांगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें मां काली से बंगाल में सत्ता परिवर्तन और सनातन की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा है और इस बार बंगाल में बदलाव तय है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता सरकार का संरक्षण है। बंगाल में लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद ऐसी समस्याएं बढ़ी हैं जिसका खामियाजा ममता सरकार को भुगतना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में हजारों गांव के अंदर धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। घुसपैठियों की वजह से सुरक्षा को लेकर रोजगार पर भी संकट आया है। इस समस्या के लिए ममता सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल चुनाव में अब समय घटता जा रहा है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया, आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में शंख बजाना बंद कर दिया।
दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है, सब मां शीतला का मंदिर से लेकर महादेव का मंदिर तक नहीं है। 6000 गांव में ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। बंगाल में सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। और अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति है उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। 294 विधानसभा सीटें हैं, यानी करीब 148 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उस लिहाज से पश्चिम बंगाल में यानी जो 50% का आंकड़ा है, इसमें दरअसल जो चाहिए वो क्या है कि आप 148 सीटों तक पहुंच जाएं। और इन 148 सीटों तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से 75 के करीब सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, यहाँ मुस्लिम इलाके मुसलमान ही तय करते हैं कि वोट किस तरफ जाएगा, जीत किसकी होगी। बाकी की जो सीटें हैं उसके ऊपर ममता बनर्जी को थोड़ी मेहनत करनी होती है, यानी 150 में लगभग 50% हिस्सा उनका पहले से तय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कितना हिंदू कितना मुसलमान पश्चिम बंगाल का चुनाव। चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय झा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस या लेफ्ट हुआ करती थी, उस समय पर मुसलमानों का जो वोट था वो बंटता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से प्रमुख विपक्षी दल के नाते वहां पर उभरी है, और खास तौर से जो 2022-21 का रिजल्ट आया उसके बाद से जिस तरीके की स्थिति है, उसमें ऐसा लगता है कि खास तौर से वो 75 सीटें जहां मुसलमानों की बहुतायत है, टीएमसी के लिए वो 75 सीटें बहुत आसान हो गई हैं। उनकी गोलबंदी करना आसान हो गया है, क्योंकि मुसलमानों के बीच में बीजेपी का डर दिखा करके और उनके वोट की गोलबंदी करना, यही तो टीएमसी कर रही है। ममता बनर्जी ने ईद के मौके को भी नहीं छोड़ा है जब चुनाव सर पर खड़े हैं। देखिए शेखर जी, ममता बनर्जी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री है। ये एक तरफ से वो पश्चिम बंगाल की गार्जियन के रूप में है अभी, तो किसी भी धर्म के प्रति उनकी भावना इस तरह से होना अनिवार्य और स्वाभाविक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबाद लोग हैं तो उनको उनके धर्म की शुभकामनाएं देना एक मुख्यमंत्री की तरफ से एक साधारण सी बात, उन्होंने वो ही किया है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं गोलबंदी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई वो धर्म के नाम पर ही राजनीति करने के लिए आई, और एक संप्रदाय के ऊपर, क्योंकि ये 60-40 का जो 70-30 का फॉर्मूला लेके सोचे कि भारत में हम राजनीति करेंगे, जो कभी संभव नहीं। तो इसीलिए मुस्लिम आबादियों पर इन्होंने बार बार प्रहार किया और गलत तरह प्रहार किया। और मैं कई चीजें दिखा दूंगा अगर ये बोलते हैं तो। मेरी रामायण में ही लिखा हुआ है, तुलसीदास को बीती को विसार दे आगे की सुधी ले। तो अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था तो बीती को विसार देना चाहिए था, आगे की सुधी लेना था। तो इन्होंने तो हिंदू की बात को भी नहीं माना, तुलसीदास की बात को भी नहीं माना। इन्होंने तो एक और उसी तरह का परिवेश तैयार किया कि फिर उन्होंने मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना है। और जहां पर बताइए, जहां पर एक विवादित स्थल हो गया है वो, तो उस जगह पर मेरी हिसाब से तो पूजा अर्चना परमात्मा को प्रभावित नहीं होगी, प्रवाह नहीं होगी। तो ये सब चीजों पे तो इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम की है,
तो वहां पर ठीक है, गोलबंदी की तरह मुस्लिम संप्रदाय वो हमारे साथ रहती है, वो हमें पसंद करती है, क्योंकि हम राजनीति जात पात धर्म के लोग की राजनीति नहीं करते। रामप्रकाश जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं उसके जवाब में आपको एक बयान बताता हूं। ममता बनर्जी का यह बयान है। ममता बनर्जी पब्लिक रैली में है और उनका बयान आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा, शब्दशाह बता रहा हूं। हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। यह मुस्लिम इलाके में उनकी एक सभा के दौरान उनका दिया हुआ बयान है। और अगर हम किसी दिन ना रहें, अगर ऐसा दिन कभी आया तो 1 सेकंड लगेगा। जब एक समुदाय एकजुट होता है और घेर लेता है तो 1 सेकंड में 12 बजा देगा, यानी खत्म कर देगा। अगर आप अपना 13 नहीं बजवाना चाहते, अपना नुकसान नहीं चाहते, तो बीजेपी के दुष्प्रचार में गलती में मत आना। ममता बनर्जी ने यह बात एक पब्लिक रैली में संबोधित करते हुए मुसलमानों की कही है। जिस तरीके से हिंदुओं को अदालत से आदेश लेना पड़ता है कि दशहरे का किस तरीके से रामलीला की यात्रा निकलेगी, दशहरा कैसे मनेगा, मां दुर्गा की पूजा अर्चना विसर्जन का समय क्या होगा, अदालतें ये सब तय करती हैं पश्चिम बंगाल में कब क्या कैसे होगा। सरकार तय ही नहीं कर पा रही है, और एक नहीं, ये पूरे दशक से हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं शेखर जी, मैं उसको सीधी बोलता कि असम, मेरे बगल में ही असम है, वहां पर जब मुसलमानों के को जिस तरह से उजाड़ने के लिए एसआईआर के नाम पर, एनआरसी के नाम पर उजाड़ के उनको रखा गया डिटेंशन कैंप में, तो वो पद्धति जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका प्रतिवाद करके यहाँ करने नहीं दिया। तो दीदी ने उसी चीज को बताया है कि अगर आप इनके किसी भी प्रलोभन में आएंगे तो दशा वही होगी जो आसाम में हुई है, जो उत्तर प्रदेश में हुई है, कि बात बात पर मुसलमानों को घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो हमने वही चीज को बोला है कि जो ये कर रहे हैं। तो नई चीज हमारी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला जो ये नहीं करते हैं। ये अगर बंगाल में भी इनका शासन आएगा तो ये बुलडोजर वाली राजनीति करेंगे, और दूसरी राजनीति की मुसलमान करके चिन्हित करके उनको घरे पर बुलडोजर चलाएंगे। और बाद में वो बोलेंगे कि आप भारतीय है कि क्या, उसका चीज का ये डिस्क्रिप्शन देंगे। तो उस चीजों को हमने सरेआम खुलेआम हमने मन से ममता बनर्जी ने बोला है। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कुछ नहीं है। जो ये कर रहे हैं उसको हम एकदम पब्लिक डोमेन में लाके दिखा रहे हैं और अब मंचों से बोल रहे हैं। तो रामप्रकाश जी, क्या आप जो घुसपैठ हो रही है पश्चिम बंगाल में, अगर अवैध बांग्लादेशी या म्यांमार के लोग आकर के रहने लगे, उन्होंने बस्तियां बसा ली हैं, तो आप उसको जायज कह रहे हैं? डेमोग्राफी कई जिलों की बदल गई, बदलती जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्या आप इसको भी जायज ठहरा रहे हैं? असम में जो किया, या पूरे देश में, मैं तो कहता हूं हर राज्य में, अगर कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है, घुसपैठियों को, आप बताइए उड़ के आ रहे हैं, घुसपैठियों को अगर इस देश से बाहर नहीं कर रही है कोई सरकार, तो कौन सा इस देश के साथ में देशभक्ति का काम कर रही है? अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि घुसपैठिया, आप ये विफलता इनकी है कि म्यांमार से अगर पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या आते हैं तो इतने दूर से आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? वहां क्यों नहीं रोक रहे हैं इनको? पश्चिम बंगाल में केवल आता है, कहां म्यांमार है और कहां पश्चिम बंगाल है। वहां से आते हुए उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अपनी विफलता का ठिकरा हम तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ेंगे तो सारी पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। ठीक है, अब हम इसका जवाब, इनकी विफलता है ये, ठीक है, रोक नहीं सक पाए। अब इनका जवाब ले लेते हैं कि कितना विफल हैं और कितना सफल हो पाएंगे। चंद्रशेखर बसोटिया जी हमारे साथ में हैं। चंद्रशेखर जी, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो बात मैंने रामप्रकाश जी के लिए कही वो आप पर भी है कि जैसे जैसे बीजेपी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, ध्रुवीकरण भी बढ़ा है। आप हिंदुओं का वोट बैंक जितना इंटैक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों का वोट बैंक भी उतना ही इंटैक्ट ममता बनर्जी कर रही हैं। एक बात यह है। दूसरा, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आरोप है आप पर कि आप घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं, और यह विफलता या यह स्थिति आप टीएमसी के ऊपर थोप रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनेगी तो रामप्रकाश जी का कहना है कि आप वैसे ही बुलडोजर चलाएंगे जैसे बाकी राज्यों में चल रहे हैं, यानी मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के मुसलमानों से ये बात कह दूं कि जो राष्ट्रवादी है, जो भारत से प्रेम करता है, जो भारत की संप्रभुता को मानता है, संविधान को मानता है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो भारत से प्रेम नहीं करता है, जो इस मातृभूमि के प्रति गद्दारी करेगा, उसको डरने की दरकार है। मैं यूपी से आपसे कहूंगा, यूपी में किसी एक बेगुनाह एक संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चलाओ, आप अपने टीवी के माध्यम से हमें बता दें। जिसने अत्याचार किया है उस पे बुलडोजर चलेगा, जिसने बहन बेटियों की आबरू लूटी है उस पे बुलडोजर चलेगा, जिसने किसी की संपत्ति को लूटा है उस पे बुलडोजर चलेगा। और इन्होंने कहा, इनकी मुख्यमंत्री, आप किन 7 करोड़ बंगालियों को डरा रही हैं। इनकी एमपी ने सीएम के मंच से कहा कि जो टीएमसी को वोट नहीं देता है वो बंगाली ही नहीं है। मतलब बंगाली होने के लिए ममता बनर्जी को वोट देना पड़ेगा। ये किस संविधान की बात करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठी एक केंद्र की है, हमने मान लिया। गुलशन कॉलोनी क्या हमने बसा दी? 3600 मत आता है, 3 लाख लोग रह रहे हैं। न्यू टाउन में अवैध बस्तियां क्या हमने बसा दी? आप बंगाल में आ जाइए, आपका कुछ भी नहीं है, आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड 500 रुपए में इनके दलाल नेता दे देंगे। इनका पंचायत प्रधान लिख के दे देगा। वहां से जो मुसलमान आते हैं, आपने इन्होंने कहा कि फेंसिंग के लिए जमीन आपने नहीं दी। उसके कारण क्या हुआ, वहां के मुसलमान घुसपैठी है, बीमारी का बहाना करके बंगाल उनके लिए सेफेस्ट जगह है, प्रवेश करते हैं और धीरे से जाके 3000 में राशन कार्ड, आधार कार्ड और दीदी का जो स्वास्थ्य साथी है ले लेते हैं और बोलते हम तो नागरिक हो गए। आप इस बंगाल में 20 साल बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे काम हुआ सर्वे कैसा यार का, क्यों नहीं मुख्यमंत्री इतना सर की? क्योंकि हर 5 साल में मुर्दों को जिंदा करना है, उनका वोट लेना है। मुसलमानों को वोट से हमें दिक्कत नहीं है, हम मुसलमान हमें वोट दे चाहे नहीं दे, भारत के विकास की धारा देश के हर नागरिकों के लिए समान है, चाहे वो किसी संप्रदाय का। पर अलगाववादी, उग्रवादी, घुसपैठिया, म्यांमार का, उनके लिए न 1 इंची जमीन थी और न रहेगी। इन्होंने कहा कितने भेजा दिए। अरे आपके मुख्यमंत्री ने 2000 में इस कांग्रेस के शासन में कहा कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। क्या वो आपके भारतीय नागरिक हो गए क्या? आज से 15 साल पहले 2 करोड़ थे, तो आज वो गए कहाँ? क्या धरती खा गई, आसमान खा गया? नहीं, वो इनकी चाल में, इनके सहयोग से यहाँ के मतदाता बन गए। और एसआईआर में उनको जब पेट में इनको दर्द हुआ कि लगभग 70 लाख लोग बाद है, तो अब कोई नहीं बचेगा। इनकी इसलिए मुख्यमंत्री हिंदू ही नहीं, मुसलमानों को डायरेक्ट गुनहगार, अलगाववादी बना रही है। उनका नाम लेके बोल रही है कि तुम लोग जो है हमारे पाले हुए हो, हम हिंदुओं को जमीन को इशारा करेंगे, तुमको मार देंगे। मेरे बगल में मुस्लिम है, अब मुझे तो डर लगने लगा कि क्या पता सीएम से कनेक्टेड है, इशारे में मार दे हमको। ये तो लड़ाई है हिंदू मुसलमान कर रही है। बेलडांगा में जीटीवी की पत्रकार को मारा गया, सिर्फ वो रिपोर्टिंग करने गई। इनके मुख्यमंत्री क्या बोली, ये बड़ा संप्रदाय है, थोड़ा अत्याचार करेगा, मैं ज्यादा टाइट हो जाऊंगी तो नुकसान हो जाएगा, मैं रोक नहीं सकती हूँ। इनके फिलहाल हकीम जनाब ने बड़े कार्यक्रम में कहा कि जो हिंदुओं की कोर्ट से जनता है वो दुर्भाग्यजनक है। इंशाअल्लाह हमारी रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो हम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगे, मिनी बांग्लादेश बना देंगे। और मुख्यमंत्री ने एक जबान नहीं। तो मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, हम बंगाल के 11 करोड़ सनातनियों ने ये ठाना है, एक बहन बेटी की इज्जत की आबरू अब नहीं जाएगी। और जो इज्जत पे हाथ उठाएगा उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसका हिसाब भी होगा। जो युवाओं के नौकरी से खिलवाड़ किया है, जिसने राशन घोटाला किया, तिरपाल घोटाला किया, खाद्य घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया, केएमसी घोटाला किया, वो बचने वाला नहीं है। सबका विकास होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। और पर जिसने गुनाह किया है उसका हिसाब भी होगा। और टीएमसी के लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की दरकार नहीं है। हम भारतीय मुसलमान के साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे। उग्रवादियों बच के रहना, भाजपा सरकार आने वाली है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। बंगाल बंगालियों का है, बंगाल सनातियों का, एक भी घुसपैठियों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। चंद्रशेखर जी, आपने जिस ऊर्जावान तरीके से अपनी बात को रखा है, बहुत सारे जो आपके समर्थक होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा कि हमारा नेता बहुत ताकतवर तरीके से अपनी बात को रख रहा है।
लेकिन यही 2021 के चुनाव में जब विधानसभा नतीजे आए और उसके बाद जलता रहा पश्चिम बंगाल का काफी बड़ा इलाका, हिंदुओं को पलायन करके पड़ोसी राज्य असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। केंद्र में आपकी सरकार थी, बताइए आपने क्या किया? हिंदू अगर आपको वोट, हिंदू जिस भरोसे, एक मिनट पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हिंदू जिस भरोसे पर वोट दे रहा है उनकी तो क्लियर कट स्टैंडिंग है। अगर वोट नहीं मिला, अगर जीत आपकी नहीं हुई, तो फिर हिंदुओं को पलट करके मार खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इसको 2021 में करके दिखाया है। देखिए 2021 में जनता ने जो मैंडेट दिया, हमने स्वीकार किया, तन मन जतन से हमने बंगाल के लोगों की रक्षा की। और आपने जो आसाम की चर्चा कही, आसाम में जो लोग गए वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनको सुरक्षित रखा और बंगाल में भी रखा। इनकी सरकार से पूछिए, लगभग सैकड़ों के कार्यकर्ता में हमारे कार्यकर्ताओं के घर जला दी गए, एक को गुनाहगार को भी सजा मिली क्या? इनकी सरकार ने सीबीआई हुई, उसमें सहयोग नहीं दिया। इनके 3 विधायक नाम आया, सहयोग नहीं दिया। इनका तो काम ही पोलराइजेशन करना है। ये हिंदुओं को अब मुसलमानों से, अलगाववादियों से उनको बुलाती है और बुलाने के बाद हत्या करवाती है और फिर चुपचाप बैठ जाती है। अभी बेलडांगा में जो घटना हुई, 35 लोगों को नामजद किया गया। हमने एनआईए जांच हुई, एनआईए ने कहा कोर्ट में पेश करना है। इन्होंने, इनकी निकम्मी पुलिस ने कहा हम, हमारे संभव नहीं है इन मुसलमानों को ले जाना, दंगा भड़क जाएगा। किस राज्य में रहते हैं? ठीक है, बंगाल में कि बांग्लादेश में है? ठीक है, हम इसका जवाब ले लेते हैं राम प्रकाश जी से। राम प्रकाश जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का अत्याचार 21 में हिंदुओं पर हुआ, पूरी बस्तियां फूकी गई, कई हत्याएं हुई, नाम आया टीएमसी के नेताओं का, लेकिन हुआ या कुछ नहीं। तो ये जो दबंगई है, ये जिस तरीके की स्थिति है, आपको लगता है कि हिंदू वो जो बात आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, दरअसल उसका हो उल्टा रहा है? डरना हिंदू को है, इंटैक्ट मुसलमान हो रहा है। देखिए शेखर जी, मैं सीधा बोलता हूं और बड़ा सफाट बोलती है और हमारे तृणमूल के सीधा होती है कि गोधरा दंगा करने वाले और तड़ी पार के सजा बनने वाले, वो पश्चिम बंगाल में गोधरा का दंगा करवाने की अगर सोच लेके आए हुए हैं तो शेखर जी कहां बंगाल से चले गए गुजरात? बंगाल पे हिंदू और मुसलमान विकास तो बोलिए। ओहो, विकास वगैरह अभी अपनी जगह पे खड़े रहने दीजिए। चंद्रशेखर जी सुनिए, अभी आप हमला, यही मैं कह रहा हूं कि टीएमसी जिस तरीके का हमला करती है बीजेपी को समझना पड़ेगा। आप सुनिए राम प्रकाश पांडे जी को और जवाब दीजिए उनका। वो गोधरा ही नहीं और भी कहीं भी जा सकते हैं, वो तो करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे। आप सुनिए, आप जवाब दीजिए, आप पॉलिटिकल लीडर हैं। हिंदू, अगर आपको वोट चाहिए तो हिंदू आपके ऊपर सेंट्रिक है, आप पे भरोसा कर रहा है, जवाब आपको देना है। राम प्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। तो ये पश्चिम बंगाल में भी गोधरा दंगा ऐसा दृश्य अगर दिखाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय इसके लिए तैयार है। और इनके जो भी इनके प्रलोभन में आके जो हिंदू आते हैं, मुर्शिदाबाद में जो चंदा जला दिए गए वो कौन थे? बंगाल है, थोड़ा उस पे बोल दीजिए। आनंदपुर में 27 लोग जला दिए गए, कौन थे? थोड़ा उस पे विचार रख दीजिए। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, कौन थी? थोड़ा बोल दीजिए। आरजी का अत्याचार हुआ, उस पे बोल दीजिए। दुर्गापुर में बहन के संग रेप हुआ, सीएम को शर्म आनी चाहिए। 8 महीने के बाद में निकलो, उस पे थोड़ा बोल दीजिए। अरे कुछ तो शर्म करिए। 26,000 शिक्षक, डीएमके कर्मचारी 19 साल से प्रताड़ित है आप सरकार में, उस पे बोल दीजिए। अरे शर्म करिए। वो जो हुआ वो जिसने बना किया नहीं, हत्याकांड से वो उनको उसकी सजा मिली। हिंदू मुसलमान उसका बदला लेंगे, हम आपको बोल देते हैं। हमें कौन समझ नहीं है, क्या बोलेंगे? हिंदू के लिए जीते हैं, हिंदू के लिए काम करेंगे। आपको चुप करना है, हम नहीं डरते हैं। ठीक है राम प्रकाश जी, चंद्रशेखर जी, थोड़ा सा सांस लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सांस लीजिए। मैं अजय झा जी को, एक मिनट, चंद्रशेखर जी थोड़ा सा आप रुके रहिए, आप भी रुकिए। राम प्रकाश जी, अजय झा जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा समझ लूं कि बंगाल की स्थिति है क्या। अजय झा जी, ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शक भी, जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है,
कोई इसको अंडर करंट कहेगा, मतलब कोई इसको पर्दा डाल करके रखेगा और कोई खुलेआम कहेगा। सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हुई है, घुसपैठियों की कॉलोनीज बनी है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन घुसपैठिए जो मुसलमान हैं उनसे दिक्कत है। हमारे यहां का भ्रष्टाचार का लेवल इतना जबरदस्त है कि उसके सारे कागज बन जाएंगे, फ्री में बन जाएंगे। अभी तो वो 500 रुपया दे रहा है। ये स्थिति पूरे देश में अलग अलग इलाकों में है इस तरीके की। ये भी बात केवल पश्चिम बंगाल पे लागू नहीं है। जो बात यहां पर महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरीके से ये चुनाव 2026 का हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता जा रहा है, इसमें कौन कितना सुरक्षित है, और सबसे बड़ा सवाल कि सुरक्षा भारतीय को चाहिए या घुसपैठियों को चाहिए। देखिए, पहला तो मैं बता दूं, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चल रहा है, आप अगर लेफ्ट के समय से देखेंगे तो जो भी सत्ता में रही है ना, हमेशा मुस्लिमों के वोट से रही है। उसका कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल भी आने के बाद शुरुआत में सॉफ्ट हिंदू थी, उसका पूरा मुस्लिम मतलब को ही सपोर्ट करने लगी। और आज देख लीजिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान देखेंगे या फिर देख लीजिए अलग अलग मंचों पर जिस तरह से उन्होंने कहा है, एक ये है कि उनको पता है कि हिंदू वोट बढ़ता है और मुस्लिम इंटैक्ट होकर उनको मिले। ये एक मुद्दा इसलिए है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। और जो हम लोग घुसपैठ की बात कर रहे थे ना, सच्चाई ये है कि हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर तृणमूल, ये लोग बस अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठ पे मतलब बयान देते हैं कि तो सही करना क्या है। अभी जैसे तृणमूल वाले भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल आपके पास आपके लिए रोक रहे हैं, भाजपा वाले तृणमूल पे लगाते हैं, किंतु दोनों को मालूम होना चाहिए कि भाई आप दोनों ही सत्ता में आए हैं तो लोग वोट जीत के आए हैं। ये समस्या अगर हमारे देश में चल रहा है तो इसके आप दोनों दायी हैं, किंतु करेंगे क्या, तू चोर तो तू चोर। अभी हमने कुछ देर पहले देखा किस तरह से एक दूसरे को मतलब ऐसे चीजों पर, आप जैसे गृह मंत्री को अब कह रहे हैं कि तरीपार, या भाई गृह मंत्री तो आपके देश का ही है, तो वोट से ही आया है। ऐसा नहीं कि भाजपा को वोट बंगाल में नहीं मिला है। तो ये जो एक दूसरे पर जो लांछन नहीं लगा, समस्या को नहीं दूर करके बस एक दूसरे पर हंगामा करेंगे, फिर बस कहानी खत्म। तो हमारे देश में भी है कि घुसपैठ अगर हो रहा है, मैं दोनों से जानना चाहूंगा, एक दूसरे आरोप तो लगा दे रहे, इधर बोले बीएसएफ करवा रही है, इधर ये लोग कहते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, किंतु रोकने के लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? इसमें तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अजय जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक अपनी जीत मुकम्मल करती आई हैं, उसमें क्या जो मुस्लिम मतदाता है इस समय, वो कम से कम 75 जगहों पर उनका बिल्कुल स्थायी रूप से समर्थन कर देता है और वो सीटें साफ साफ दिखाई भी देती हैं हमें, आंकड़ों में भी, नतीजों में भी। बाकी जो हिंदू बंटने की बात है, वो लक्ष्मी भंडार जैसी जब योजनाएं आती हैं उससे भी बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतदाता सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेता या उस चीज से प्रभावित नहीं होता, लेकिन क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल की बदलती हुई डेमोग्राफी पूरे भारत के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए एक खतरा है? और खास तौर से जो ओरिजिनल बंगाली है वहां पर, वो अपने आप को कैसा महसूस कर पा रहा है? पहले लेफ्ट का 35 साल देखा और अभी ममता का 15 साल देखा। जी, कांग्रेस लेफ्ट, उसके ममता का 15 साल हो गया, ममता बनर्जी का। किंतु ये क्या है ना कि यहाँ के जो रियल जो यहाँ के बंगाली हैं, वो तो आप देखेंगे या तो अपने नौकरी में लगे हुए हैं या फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं प्रवासी मजदूरी करने दूसरे जगह चले जा रहे हैं। सच्चाई है कि उनको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। और ये जो हम लोग बता रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज करना इतना खतरनाक, समझिए आप मुस्लिम इलाकों में ही, ये लोग कहते थे मुस्लिम के लिए ध्रुवीकरण के लिए बहुत कुछ कहते हैं। ममता जी को पता है कि 75 सीट नहीं बल्कि 100 सीट पर मुस्लिम बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और मुस्लिम के वोट से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय होगा, ये सच्चाई है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट बंटना नहीं है, चूंकि बंट ना जाए, और इसलिए उनको इस तरह से शक्ति देना, मतलब हम लोग कहते हैं ना, मतलब चुना देना है कि वो हमारे साथ ही रहे। हिंदू वोट तो बटेगा, हिंदू भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी है जो हम मतलब वोट के दिन वोट करने नहीं जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ थोड़ी सी हमको लाइन लगाना पड़ेगा एसआईआर में। आपने देखा होगा कि मुस्लिम इलाकों में कितने लोग एसआईआर में खड़े थे। हिंदू में तो ठीक है कर लेंगे, कईयों को मैं जानता हूं जो ठीक है वोट देंगे करेंगे, वोट नहीं देंगे। जब उनको एसआईआर में समस्या का सामना करना पड़ रहा था, किंतु उनके साथ ऐसा नहीं था। वो जब लाइन में लग रहे थे कि हम करवाएंगे। हमारे में क्या एक घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो 5 अलग अलग पार्टियों को वोट जा सकता है, या 5 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। किंतु वहां पे क्या है कि अगर जाएगा पूरे मोहल्ले, पूरे जहां पे उनके मौलवी ने कह दिया वोट उधर एक साथ जाएगा। उनको ममता जी को पता है कि मुस्लिम का क्या ताकत है। यही वजह है कि मुस्लिम के लिए बार बार कहती है। सच्चाई यह भी है
ममता बनर्जी राज्य में मुस्लिम हो जाता है, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे किसी भी मुस्लिम इलाके में वहां नॉर्मली एक आम इंसान जा नहीं सकता, इतना गंद रहता है। और उनकी जनसंख्या तो पूछिए मत, सुभान अल्लाह क्या कहा जाए। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा, उनके खुद के पास रहने के लिए जगह नहीं है। एक एक घर में 8-8 लोग 9-9 लोग रहते हैं, उस तरह से रह रहे हैं और उनको उनकी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। तो वोट बैंक 26 में जो हिंदू मुस्लिम होने का वजह यह है। ममता बनर्जी को पता है कि भाजपा जिस तरह से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, हिंदुत्व के ऊपर हिंदू वोट पे फोकस करती है, उस तरह मुस्लिम तक चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्टली मुस्लिम को टारगेट कर लिया कि मुस्लिम वोट बट ना जाए। और आपको बता दूं, मैं जब अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिमों से बात करता हूं, उनका कहना है कि देखिए कुछ भी हो, दीदी ही बीजेपी को रोक सकती है। क्योंकि मुस्लिम को भाजपा से डराया जाता है, तो अभी भी हम लोग जो कहते हैं ना बहुत सारा ध्रुवीकरण, ये वो मुस्लिम को अभी भी ममता बनर्जी को कह रहा था कि दीदी ही रोक सकती है भाजपा को। तो चूंकि मुस्लिम को डराया जाता है भाजपा को लेकर, वो लोग इंटैक्ट अभी भी है। यही वजह है कि जो 1 सेकंड में 12 बजने वाला बात था ना, वो यही कह के कहा गया था कि देखो हम हैं। ठीक बात है अजय जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिमों का जो पूरा रुझान है उसको अजय जी ने भी बताया है और डंके की चोट पर रामप्रकाश जी भी अपनी बात को कह रहे हैं, ममता बनर्जी तो कह ही रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुओं को आप किस तरीके से इंटैक्ट कर पाएंगे। दूसरा, पश्चिम बंगाल में बहुत सारा ऐसा मुस्लिम तबका भी है जो प्रोग्रेसिव है, क्या आप उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे? और तीसरी बड़ी बात यह है कि एक बार जो मौलवी ने कह दिया, फिर उसके बाद मुसलमान आमतौर पर दिमाग लगाता नहीं है, वो वही करता है जो उसको निर्देश हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हिंदुओं को यह भी पक्का नहीं है कि अगर आपकी सरकार खुदा ना खास्ता न बन पाई तो उनकी जान कहां तक बचेगी, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल का यह चुनाव कितना भी ध्रुवीकरण हो जाए, बीजेपी को वोट क्यों देगा हिंदू, किस भरोसे पर देगा? क्योंकि ममता बनर्जी का स्टैंड तो क्लियर है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अब बंगाल में भी जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो युवा है वो शिक्षित हो रहे हैं बाहर जाके, उनको भी समझ में आ रहा है कि देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तभी उनका भी सर्वांगीण विकास होगा। और सब अब इस बात को मान रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश उदाहरण है, कहाँ मुस्लिम प्रताड़ित है, चलो चले मोदी के साथ की प्रथा को मान रहे हैं। और बंगाल में आपने जो भी मौलवी इस समाज के हैं उनको भी मालूम है मुख्यमंत्री सिर्फ उनको लॉलीपॉप देती है। यदि भारत में मुसलमानों को मुख्य धारा में आना है तो मोदी की गारंटी है कि मोदी किसी के संग भेदभाव नहीं करेंगे, वो सबका साथ सबका विकास। पर आपको आतंकवादी गतिविधियों से दूर होना होगा। इन्होंने कहा मौलवी, अब बंगाल का मौलवी मूर्ख नहीं है। आप जामा मस्जिद जो है यहाँ पे भी इमाम बोल रहा है कि आप उनको वोट दीजिए जो आपका विकास कर सके, वो स्वतंत्र है। और हम फिर भी कहते हैं मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं भी देगा, फिर भी विकास की धारा उनके घर तक भी उतनी जाएगी जितनी राम प्रकाश के घर पे जा रही है, उतनी रहीम मियां तक जाएगी। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास। पर मुसलमानों को समझना होगा ठगने की और ठगाने की एक सीमा होती है। कब तक इस जुमले में रहेंगे कि शेर आएगा तुमको खा जाएगा? अरे एक बार मिल के तो देखो आपको क्या मिला। आज 2014 से लेकर 2026 12 साल कहाँ देश में दंगे हुए? कई दंगे नहीं है। मुस्लिम समाज उन्नत है, देश में प्रगति है। भारत का मुसलमान, हर राज्य का मुसलमान देश की मुख्य धारा से क्रिकेट में है, डॉक्टरी में है, मास्टरी में है, नेता में है, प्रोफेसर में है, किसमें नहीं है? आईपीएस है, आईपीएस है। हमने कहाँ भेदभाव किया? जिसकी जितनी काबिलियत होगी उसको उतनी उन्नत मिलेगी। पर आतंकवादी गतिविधियों में रहोगे तो उसको जेल की सजा मिलेगी और नहीं तो देश से तड़ी पार कर देगा। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आता हूं अब आपके पास। रामप्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा इस चर्चा में एक बात ये साफ आई कि ममता बनर्जी के जो फर्स्ट रिजीम थी 15 साल पहले, उसमें उनका जो रुझान था या जो नैरेटिव था ममता बनर्जी का, वो हिंदू और मुसलमान दोनों में बराबर सा था। लेकिन जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ा, आज ममता बनर्जी मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके के बयान देती हैं, उसमें हिंदू अपने आप को ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ममता बनर्जी उसके साथ में हैं या नहीं है। और जो घटनाक्रम हुआ उसमें आप कितनी भी दलीलें दें, लेकिन यह बात सही है कि कुछ हिंदुओं की जान गई,
कई हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, इनकी गलती क्या रही, वो सब अपनी जगह पे है, वो आप छोड़ दीजिए। चूंकि सत्ता में आप थे, बंगाल की जनता ने वोट आपको दिया था, इसलिए एक एक नागरिक की सुरक्षा तक का दायित्व आपका था, टीएमसी का था। तो ये ममता बनर्जी का अगर नैरेटिव भी है कि वो मुसलमानों के साथ ही अपने आप को जोड़ रही हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? हिंदू पूछ रहा है आपसे कि ममता बनर्जी हिंदुओं को क्यों छोड़ देती हैं अकेला और मुसलमानों के साथ में ऐसे गलबैयां करती हैं कि हिंदुओं के घर तक जला दिए जाते हैं। सर शेखर जी, मैं एक एक चीजों का जवाब एक कुछ अजय जी का भी बोलता हूँ। जो देखिए एसआईआर की जो लिस्ट आई है, हमारी सरकार आई 2002 में की लिस्ट में जिनका नाम है एसआईआर, उनको बोला गया कि वो हमारे वोटर लिस्ट में आएंगे जुड़े। उसके बाद भी देखा गया कि 2011 में हमारी सरकार नहीं थी 2002 में, तो उसके बाद भी मुसलमानों की संख्या देखी जा रही कट रही है, नाम कटे जा रहे हैं कि और बार बार भाजपा के जो इनके बड़बोलनपन नेता हैं वो बार बार एक ही संप्रदाय को लेके इंगित करके बोलते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री चाहे हमारी तृणमूल कांग्रेस ने बोला कि एक भी आदमी का वोट नहीं कटने देंगे, जिनका है वो वोट तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये अगर बोलेंगे कि हम पक्षपात किए तो पक्षपात दिखेंगे, वो हमारे यहाँ के वोटर हैं। दूसरी बात है, इन्होंने बोला कि जैसे हमने बोला कि गृह मंत्री के ऊपर बोला, तो ये जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में जिस तरह से एक शब्दों का प्रहार करते हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने भाषा शैली खराब की, ये भाषा शैली खराब करेंगे तो में हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाषा शैली खराब करके ये सोचते हैं कि हम ही भारतवर्ष के सर्वे सर्वा है और कुछ नहीं है, भारत पर भी डंडे का राज दिखा देंगे, तो उस शैली में जवाब देने पड़ने के लिए मजबूर हो जा रही है तृणमूल कांग्रेस। तो अजय जी इनको ले, और दूसरा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमारी मुख्यमंत्री आप जो है, आपको शायद पता है कि शेखर जी कि दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में होता है कि हर पंडाल को राज्य की तरफ से राशि देती है कि हर मुख्य दुर्गा पूजा तो सुचारू रूप से चलाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हर पंडाल का रुपया मिलता है, विसर्जन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होता है, हाई कोर्ट के आदेश से होता है। थोड़ा इसको भी बता दे, एक समुदाय को खुश करने के लिए बंगाल की सबसे बड़े उत्सव के लिए मुख्यमंत्री कहती है कि विसर्जन का समय बदल दिया जाए। एक सेकंड चंद्रशेखर जी, ऐसे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी, आपके बारी आए तब आप बोलिएगा, अभी इनको बोल लेने दीजिए। राम प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें आप। तो आप अच्छे से शेखर जी पता करके देख लीजिएगा, वो चिल्ला रहे हैं जो चिल्लाना ना पड़े, कि हर पंडाल को, हर दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में जितने होता है तो हर जिला के पंडाल को एक राशि दी जाती है सरकार से कि अच्छे तरह से सुचारू रूप से पूजा हो और किसी चीज की कमी ना हो, श्रद्धालु अपनी भक्ति दिखा पाए वहां पर, और प्रशासन भी उसी तरह तत्पर रहता है कि किसी तरह अप्रिय घटना ना। यह है। दूसरा, आपने अभी देखा कि जगन्नाथ मंदिर भी पश्चिम बंगाल में बनाया गया। अगर हिंदुओं के प्रति हमारी सरकार अगर वो नहीं हो तो जगन्नाथ मंदिर नहीं बनाती। जगन्नाथ, हाँ, इन्हीं के जो है कि इनके ही जो प्राक्तन सभापति थे दिलीप घोष गए, तो इनके एक नेता उसमें लगे कि क्यों वो गए, तो उन्होंने ही जवाब दिया था कि मैं मंदिर किसी का भी बना हो, वो कोई भी बनाए, तो मंदिर होता है, मैं जाऊंगा। तो इनका ये है। उसके बाद अब महाकाल मंदिर भी बन रहा है, जो हमारे दुर्गा प्रांगण भी बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का हम लोग समान दृष्टि में धर्म लेके हम राजनीति नहीं करते हैं। हर धर्म को यहाँ पर उतना ही स्वाधीनता है जितना किसी धर्म को है, वो अपनी तरफ से काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये बार बार यही एक इनके पास मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में आके करते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह की चीजों में प्रलोभन में नहीं आती है और इस तरह की। चलिए ठीक है राम प्रकाश जी, हम एक बार अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, टीएमसी कहती है, हाँ आप अपना पूछ लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं अजय जी? मैं पहले राम प्रकाश जी कह रहे थे, मैं उनको थोड़ा सही कर लूं। क्या किसी ने आपको कहा था कि हर दुर्गा पूजा पंडाल को रुपया दीजिए? नहीं, किसी ने मांगा नहीं था। आपने अपने वोट बैंक के लिए ये हिंदू मुस्लिम जो आप ना दिखाने के लिए एक शॉर्ट, क्योंकि आपको बता दूं हर कलर को रुपया नहीं मिलता है। जो तृणमूल से एसोसिएट हो या फिर जहां पे मतलब रख लीजिए तृणमूल के नेता जुड़े हुए हैं, उसी पंडाल को मिलता है अधिकतर जगह। कहीं एक दो जगह ऐसा हो जाए तो अलग बात है। पहला
दूसरा चीज सर, अब हम मंदिर को रुपया दें, मंदिर के लिए दें, या फिर मस्जिद को दें। आ रहा हूं राम प्रकाश जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा, अभी सवाल ले लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सर, लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों नहीं काम करती है सरकार? आज हर इलाके में, राजा बाजार में एक अलग नियम होता है, ग्रीस पार्क में अलग होता है, ये क्यों? हम तो आपको मंदिर को रुपया देने के लिए या पूजा कराने के लिए तो सरकार नहीं चुना गया था। लॉ एंड ऑर्डर में कोई काम नहीं होती है। आज ग्रीस पार्क में ट्रैफिक नियम अलग होता है, राजा बाजार में अलग होता है, इसमें थोड़ा बताएंगे? राम प्रकाश जी देखिए अजय जी, जहाँ की भौगोलिक, हाँ अजय जी, जहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से कि कोई भी किस तरह से विवाद ना हो, तो भौगोलिक दृष्टिकोण को के ही प्रशासन को वो अपना काम करती है, प्रशासन अपने रूप में वो काम करती है कि यहाँ पर किसी से अप्रिय कोई घटना ना, तो अपने ढंग से। ठीक है राम प्रकाश जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने जो जवाब दिया उस पर भी मैं सवाल लूंगा। चंद्रशेखर जी अपनी बात रखें आप। इन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति, जब मल्लिक बाजार में पुलिस को पीट पीट के दौड़ा के पीटा जाता है, मुख्यमंत्री शांत रहती है, और दूसरी जगह जब अन्नपूर्णा पूजा होती है आमोसी सीट में, तो पुलिस दम भर के हिंदुओं को मारती है, माँ बहनों को अत्याचार करती है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करती है। पुलिस को भवानीपुर में एक गुनहगार पकड़ लिया संप्रदाय विशेष का, तो पीट पीट के नारकेल डांगा में मारा गया, पूरे पुलिस थाने को जला दिया गया, मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं आई। और धर्मशाला में घटना हुई, बेगुनाह लोगों के ऊपर शिक्षक भर्ती घोटाले में जब आंदोलनकारियों के पास अत्याचार करके उनको देर रात घरों से पकड़ के उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की गई, इनको क्या इनसे उम्मीद करेंगे? ये तो धार्मिक। ठीक, एक मिनट चंद्रशेखर जी, आपने भी अपनी बात रख दी। अजय जी आपने भी अपनी बात रखी। अब राम प्रकाश जी यहां पर देखिए, अब दो चीजें हैं। एक तो यह कि हम भी चूंकि खबर पढ़ते हैं, मान लीजिए जब दुर्गा पूजा का मौका आता है तो हम लोग लगभग हर साल ये खबर पढ़ते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर यह मूर्ति विसर्जन का तरीका इस तरीके से होगा, पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश, ये पिछले काफी लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, जिस भौगोलिक परिस्थिति की आपने बात की, दिक्कत तो यही है, बीजेपी हो या बंगाल का हिंदू हो, वो यही कह रहा है कि डेमोग्राफी बदलती जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, घुसपैठिए आ रहे हैं, वो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप जमीन नहीं देंगे तो वो फेंसिंग कहां से लगाएंगे। और फिर सवाल इस बात का है कि आप ही के राज्य में आ रहे हैं ना, तो आप ही वहां पर रोक सकते हैं। कानून व्यवस्था आपकी स्थिति में, आपके कंट्रोल में है। तो राम प्रकाश जी, ये कुछ बातें ऐसी हैं, इसमें यह समझ में आ रहा है कि मुस्लिम को इंटैक्ट रखने के लिए दरअसल टीएमसी डरती है मुसलमानों से। हिंदू तो फिर भी इस देश के संविधान में भरोसा करता है और वो ये चाहता है कि चुनी हुई सरकार उसकी रक्षा करे, कानून अपना काम करे। लेकिन मुस्लिम बस्तियां जहां पर हैं वो कहते नहीं, जो हम कह रहे हैं वही कानून है। और ये बंगाल ही नहीं, दुनिया देश के मुसलमानों का यही स्थिति है। तो बंगाल में अब चूंकि आपको वोट ज्यादा चाहिए, वो परसेंटेज है आपका, इसलिए ममता बनर्जी उसका समर्थन कर रही हैं। अजय जी और चंद्रशेखर जी, दिक्कत यही है जो राम प्रकाश जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो कि मुस्लिम को कोई भी ऐसा कोई प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है, वो जो भी सबके लिए समान दृष्टिकोण से सभी कुछ को वही बराबर का ही है। गलत अगर उस तरह से करेगा तो उसको भी वही सिकंजा कसा जाएगा और कानून होगा। कोई ये नहीं है कि कानून के मुस्लिम वाले को छोड़ देता है। पुलिस अगर वो कोई कानूनी दोष किया है, गलत काम किया है, तो उसको पकड़ के ले जाती है, आपको हजारों दिखाया जाएगा। और किंतु जबरन उसके ऊपर कोई करेगा अत्याचार तो वो नहीं बर्दाश्त होगा। मैंने यही बताया, एफआईआर लिस्ट पे भी आपको बता दिया, जैसे अजय जी बोले कि 2002 में जिनके नाम है उनके भी अगर नाम कट रहे हैं तो भाई वो हर चीज दे रहा है तो उसके नाम क्यों कटेगा? तो उसके लिए हमारी सरकार लड़ रही है और लड़ेगी तत्पर कि क्यों कटेगा। ठीक है अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पश्चिम, ठीक है मैं आता हूं आपके पास राम प्रकाश जी। अजय जी, जिस तरीके से टीएमसी ये कहती है मुसलमानों से कि अगर बीजेपी आ गई तो तुमको खतरा है, यही बात बीजेपी हिंदुओं से कहती है कि अगर टीएमसी वापस आई तो हिंदू पश्चिम बंगाल का खतरे में रहेगा। असल में कौन खतरे में है? देखिए, खतरे में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, खतरे में हमारा राजनीतिक सिस्टम है जो आपसी हम लोग डरा के ना अपना वोट बैंक नहीं करता है। अगर रख लीजिए कहीं मुस्लिम अगर घातक रूप में, जैसे जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा भी कुछ हुआ है, कुछ एक्शन हुआ है, किंतु जब भी हम लोग करें जो सरकार में जब जीत के आ गए, चुनाव से पहले आपने जो कहा ठीक है, जीत के आने के बाद अलग अलग दोहरी मापदंड हो जाता है ना। अगर
मुस्लिम से हिंदुओं को खतरा है तो उसमें रक्षा करने के लिए कौन है भाई? आप सत्ता में आ रहे हैं और उसी तरह मुस्लिम को आप डरा रहे हैं हिंदुओं के नाम पे। इसका मतलब क्या है? किसी भी लेना है। और आप देखेंगे ना, जो आम जो भारतीय है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं जो मतलब रख लीजिए जिनके पास कोई काम नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए अभी कोई भी बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भी एक ऐसा चूरन है ना जो दोनों खाएंगे, दोनों संपन्न रहेंगे। चंद्रशेखर जी, ये चूरन आप भी खा रहे हैं और राम प्रकाश जी भी खा रहे हैं, आपको कितना फायदा लग रहा है इस बार? देखिए, मैं तो अजय जी की बात से चूरन मुझे तो नहीं मालूम है। हमारा एक ही एजेंडा है, भारत का नागरिक भारत में रहेगा और घुसपैठिया इस देश में नहीं रहेगा। बस हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। मुस्लिम जो राष्ट्रवादी है, जो भारतीय नागरिक है, वो पूरा सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है, पर किसी को वोट बैंक की राजनीति अत्याचार नहीं करने देंगे, हम इतना ही जानते हैं। राम प्रकाश जी, ये चूरन आपको कितना फायदा दे रहा है? ऐसा सुनिए कि नहीं, हमें चूरन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सत्य का और यथार्थ पर चलते हैं। तृणमूल कांग्रेस कि आपको सीधी बताते हैं कि ये जिस तरह से डिस्क्रिप्शन करके और दिखाते हैं बार बार इनको, इनका बड़बुलनपन जो है, कि इनको हमने तो देखा ना, पश्चिम बंगाल की जनता इसको समझ जाती है हर चीज, क्योंकि यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता शिक्षित भी है और हर चीज को परखती है। वो चीज ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर किसी, आपने जो बोला, आप कितने खरे उतरे, ठीक है, हमारी फंडिंग को रोक देते हैं, तो वो भी पश्चिम बंगाल की जनता देख रहा है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह परिस्थिति में किस चीज का जवाब देना चाहिए, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। आप अगर रोकना चाहते हैं घुसपैठिया, तो राज्य सरकार के साथ बैठिए, फेंसिंग के, केवल आएंगे इलेक्शन के सामने इनको घुसपैठिया नजर आता है। इलेक्शन खत्म हो गया, घुसपैठिया का मुद्दा खत्म हो गया, तो पश्चिम बंगाल की जनता क्या बेवकूफ है? अगर भाई घुसपैठिया के लड़ना है तो ठीक है, आप शुरू से ही कानून बनेगा। इलेक्शन आते ही आपको जमीन की जरूरत पड़ जाती है, इलेक्शन खत्म हो गया, जमीन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चल रहा है, घुसपैठिया आ रही है। इलेक्शन आते ही घुसपैठिया याद आता है, इनको रोहिंग्या याद आता है, उससे पहले इनको कभी नहीं आता है। तो ये जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। मैं शेखर जी बता दूं, भाई अगर तृणमूल सरकार के किंग पैसा खाएंगे तो चेले जेल में जाएंगे। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है और किंगपिंग अभिषेक बनर्जी है, सारे घोटालों में लिप्त है। भ्रष्टाचार का वही बोले ना कि वो इनका, देखिए जवाब सुनने वाला कितनी ताकत है, जवाब देते हैं तो कितने के, क्योंकि अरे बोला ना इलेक्शन से पहले घुसपैठिया नजर नहीं आया, इलेक्शन से पहले। एक सेकंड राम प्रकाश जी, मैं एक सेकंड चंद्रशेखर जी, एक मिनट, जो बात आप भ्रष्टाचार वाली कह रहे हैं उसमें ऐसा है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में अंदर गए, उधर झारखंड में हमने देखा वो भी अंदर गए, लेकिन कुल मिलाकर के वो सब बाहर आ गए। अब बेल पर आए, अदालत ने जो टिप्पणियां की उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एजेंसी कुछ साबित उस तरह से नहीं कर पाई कि उनको सजा याफ्ता हो जाते। वो आप समझिए इस बात को। तो ये अपनी तरह की आपकी सरकार में एक फेलियर भी है कि आप एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एजेंसीज अपना पूरा काम सही ढंग से नहीं कर रही हैं। इस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन अजय जी बड़ी देर से अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी अपनी बात रखें। मैं राम प्रकाश जी से पूछना चाह रहा था, क्या 2002-3 में घुसपैठिया आते थे कि नहीं आते थे? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता जी ने संसद होने कहा था, लोकसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और अभी आप दोनों एक दूसरे पे मतलब ये कह रहे हैं कि वो उनके बस इनके बस है। आप भी दायी है राम प्रकाश जी, अगर घुसपैठिया आ रहा है ना तो आप सबसे बड़े दायी, क्योंकि सत्ता में आप हैं। चलिए ठीक, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप साबित कर दिए कोई नहीं आ रहा। ठीक है, अजय सवाल को लेंगे, जरा पहले चंद्रशेखर जी से जवाब ले ले, एजेंसी वाला। आ रहा हूं राम प्रकाश जी, दोनों सवालों का जवाब ले। एक मिनट रुक जाए राम प्रकाश जी। चंद्रशेखर जी अपनी पहले झांकी आप साफ करें। एजेंसियां आपने जिन लोगों का नाम लिया, हाँ, वो बेल पे है, और ये भारत की कानून व्यवस्था है कि भाई उसका एक प्रक्रिया, उसमें देर लगती है। उसमें हमें अमित शाह जी को, तो आपने याद होगा वही कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अमित शाह जी को गुनाहगार जेल में रहना पड़ा था, और अमित शाह जी उसके बाद फिर वही सरकार थी, एजेंसियां थी, 22 जनवरी कर दिया। तो एजेंसियां अपनी काम करती, वो उनका तरीका है। हम एजेंसियों के वकील नहीं है और एजेंसियों के हम प्रवक्ता नहीं है। अरे आप सरकार तो हैं। करेंगी,
तो देश का ओहो, आप सरकार है साहब, देखिए सर, एजेंसियों के पैरोकार मत बनिए, अपनी सरकार का हुकूक तो बनाइए। सरकार बदलती नहीं, सरकारों को जवाबदेही, सरकार नहीं है, एजेंसियों को जवाबदेही देना पड़ेगा। यदि वो टीएमसी के नेताओं को, अमित शाह जी बेगुनाह थे, उनके ऊपर केस चला, बाइज्जत बरी हुए। अडवाणी जी के ऊपर केस चला, बाइज्जत बरी हुए। तो देश में ऐसी भी मिसालें हैं, ये एजेंसियां तय करेंगी और सुप्रीम कोर्ट है। यदि इनको लगता है टीएमसी के नेता आधे बेल पे है और आधे अभी जेल पे है, चलिए ठीक है, तो ठीक, आप अपने बात रख दी है। राम प्रकाश जी, ये हमारे देश का सिस्टम है, मतलब ममता बनर्जी भी अपनी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आई थी, वहां पर क्या फैसला हुआ वो भी हमने देखा, एसआईआर के मुद्दे पर ही आई थी। तो ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, अपनी तरह से चलती है। इस बीच में जिसको जहां जो माल मिलता है वो अंदर कर लेता है, और कानून, पीढ़ियां बदल जाती हैं, मामले कितने निपटते हैं तो आपको भी पता है, सरकारें बदल जाती हैं, ये जरूर है। जो बात अभी अजय जी ने कही कि 2002 में जब ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी, तब वो भी घुसपैठ का मुद्दा उठाती थी। आज बीजेपी एंट्री मारना चाहती है, वो भी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। आप उसी घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी से सरकार जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन यह मुद्दा अभी भी उसी तरीके से जिंदा है और कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर है। शेखर जी वही और राजीव जी का इसी बात को दे रखे हैं। 2002 में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में इस चीज को ले उठाया है। अब मैं आता हूं कि देखिए, जो भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद ये जिस तरह से सोचते हैं कि हर जगह इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों सरकार मिलकर काम करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम करे कि भाई इस चीजों को आप किस तरह से नहीं, किंतु भारतीय जनता पार्टी कह रहे हम की जो भावना आई कि मैं हूं की भावना लेके करना चाहती, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों मानेगी? आप मिले, उन्हें भी उतना ही श्रेय दीजिए क्योंकि वो चुनी सरकार है। क्योंकि ये तो देखते हैं कि भाई बोलते हैं कि एक हेल्थ कार्ड लेके आए, उसमें प्रधानमंत्री का चाह रहे हो, क्यों भाई? राज्य सरकार है तो राज्य सरकार की किसी ने सरकार। अच्छा, एक चीज आप बताइए राम प्रकाश जी, एक स्लोगन देके मोदी है तो मुमकिन है, तो ये एक चीज आप हमें ये बताइए राजनीति करते हैं। राम प्रकाश जी, क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा उसको पैसे के रूप में या सरकार की योजनाओं के रूप में बाकी राज्यों को दिया जाता है, क्या पश्चिम बंगाल में नहीं आता है? क्या जीएसटी का जो पैसा पश्चिम बंगाल को आना चाहिए, जिस सरकार जीएसटी का पैसा ठीक है, वो हमारे तरह, मनरेगा का पैसा इन्होंने रोका हुआ है। हाँ, किस हक से रोका हुआ है? ठीक है, भारत का अंग नहीं है? बताइए चंद्रशेखर जी। राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं का पैसा नहीं आता। पैसा इसलिए रोका गया है, देखिए मैं बता दूं, किसी योजना का पैसा नहीं, मनरेगा इसलिए रुका है कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई, और सीएम का कहना है कि ना खाता ना भाई, जो मैं बोलूंगी वही सही, और देश का संविधान है, पैसा मांगोगे पैसा देंगे, पर जो लिया उसका हिसाब भी लेंगे, पर इनको हिसाब देना ही नहीं है। उसमें ऐसे भी बंगाल में हुए कि आप 100 ठीक है, मेरी मुख्यमंत्री ने कहा उनके पैसे उठाए जा रहे थे, जनता ने जो वोट दिया उनके कोई बात नहीं है, जीएसटी का जा रहा है, किसान नीति का जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट का जा रहा है, हमारी मुख्यमंत्री जनता के पैसे क्यों रोक देंगे? इसका मतलब आप दिखा रहे हो 100 दिन का पैसा रुका है। एक सेकंड राम प्रकाश जी, अगर वो एक मिनट चंद्रशेखर जी रुकिए। राम प्रकाश जी, अगर ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा लेकिन उसका हिसाब सरकार मांगेगी तो वो देना पड़ेगा, तो इसमें क्या गलत है? बाकी राज्य भी दे ही रहे हैं। अरे तो हम क्यों देने के लिए नहीं राजधानी, हम देंगे, किंतु इनको तो उस पर कुछ ना कुछ खामियां निकालनी है, खामियां निकाल के ये दिखानी है कि नहीं भाई हम देंगे, क्योंकि ये ठीक है। किसका नहीं, एक सेकंड रुकिए, हम अजय जी के पास जाते हैं। एक चंद्रशेखर जी, राम प्रकाश जी, मैं आखिरी समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। अजय जी, ये जो चर्चा का, अभी मैं सवाल लंबा नहीं लेता, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बात हमारे दोनों माननीय नेता कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी रुक जाइए। अजय जी, कितना आप मुतमईन हैं, कितना चंद्रशेखर जी सही, मतलब बीजेपी सही है, कितना टीएमसी सही है? स्थिति क्या है बंगाल में? देखिए, दोनों में ही 50-50 कहानी है। एक आप जैसे उन्होंने फंडिंग के लिए कहा सरकार नहीं दे रहा, तो और भी चीजें तो टैक्स रुपए आती है,
प्रोफेशनल टैक्स है, जमीन के ऊपर आपको मिलती है, और सही आप उपयोग नहीं करेंगे। अब जैसे आप रुपया के लिए किल्लत बता रहे हैं, तो सही यूटिलाइज करेंगे तब तो रुपए के लिए बात करेंगे। सच्चाई है, अब इन्होंने कहा था हिसाब देंगे, हिसाब नहीं दिया है तृणमूल ने, ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, जिसको लिए कई बार मीटिंग हुआ, बहुत कुछ मतलब किया गया कि अभी तक नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, हिसाब मांग रहे हैं। दूसरा एक चीज जिसपे बता रहे थे, केंद्र की योजनाओं का जब आप अपना नाम बदल दे देंगे, अलग नाम चलाएंगे, फिर केंद्र तो वैसे ही दिखाएगा कि भाई हम नहीं दे। और फोटो को, मोदी जी के फोटो को लेके रामपुर प्रकाश जी ने कहा था, तो वो बता दो, दुर्गा पूजा में चंदा दिया जाता है ना, वहां भी अनिवार्य होता है कि ममता जी का फोटो लगाना होगा। तो फोटो वाला चीज तो दोनों पे लागू होता है, बस आप लोग अपने सुविधानुसार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, किंतु होता तो दोनों का ही है। अब केंद्र की कोई योजना है तो मोदी जी को फोटो लगाना ही पड़ेगा, उसी तरह राज्य की कोई योजना है तो ममता जी को फोटो लगाना ही है। कुल मिला के मेरे अगर आंकड़े देखेंगे, दोनों हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, और चुनाव जीतने में कुछ भी कर सकते हैं। राम प्रकाश जी, नहीं अजय जी भाई, यहाँ पर यही चल रहा है कि देखिए, पूजा जो है तो पूजा की तो सार्वजनिक है, वहां पर फोटो लगी वाला चीज है, किंतु केंद्र के माने एक जनहित में काम करने वाला जो चुनी हुई सरकार करती है, वो भी राष्ट्रपति जो है, तो वहां पर किसी भी राजनीतिक फिगर का फोटो लगाना गलत समझते हैं। नहीं, अगर जीत के आगे तो लग ही सकता है ना बस। सीएम का फोटो फंड कौन दे रहा है? जीत के आगे देखिए, फंड कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, वही चीज था सर, दुर्गा पूजा चलिए में फंड ठीक आप है नहीं दे अजय रहे, जी, तो बहुत बहुत कैसे शुक्रिया। कर सकते हैं? हमारे पास आज वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका भी, राम प्रकाश पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पूरी चर्चा में इतनी बात तो साफ है कि जो असल मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के, वो एक पोटली में बांध करके और गंगा सागर की तरफ रवाना कर दिए गए। जो बचा है वो हिंदू मुसलमान है, वोटों का ध्रुवीकरण है, और सत्ता तक पहुंचने की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी अपनी तरह से डरा हुआ है। कभी किसी हिंदू को टीएमसी का डर लगता है, तो कभी किसी मुसलमान को बीजेपी का डर लगता है। वस्तु स्थिति जो है वो ये है कि कानून का शासन होना चाहिए, सरकार को कानून का अनुपालन कराना चाहिए, लेकिन अपने अपने वोट बैंक के लालच में अपना अपना परसेप्शन इस तरीके से बनाया है। खासतौर से ममता बनर्जी की जो 15 साल की सरकार रही है, उसमें अगर एक वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और दूसरा खुद को केवल इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, तो ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर जब चरम पर पहुंचती है तो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं हो पाती हैं, और इसका खामियाजा आम जनता को आखिर में उठाना ही पड़ता है। यह भी बात सही है कि घुसपैठ को लेकर के दोनों सरकारों के बीच में जो समझबूझ होनी चाहिए थी वो नहीं दिखती है। ममता बनर्जी खुद जिन बातों को लेकर के एक समय पर आंदोलन करती रही, आज पश्चिम बंगाल उन्हीं चीजों को लेकर के भुगत रहा है, जल रहा है, और कोशिश में है, उस कसमसाहट में है कि हम किस तरीके से इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, वो है लोकतंत्र में चुनाव का रास्ता। इस चुनाव में आप वोट जरूर दीजिए और चुनिए, अपनी मनपसंद सरकार चुनिए। सरकार जिसकी भी हो उसको बाध्य करिए कि वो पश्चिम बंगाल में कानून का शासन स्थापित करे। ममता का शासन या बीजेपी का शासन या टीएमसी का या लेफ्ट का शासन, जब तक इस तरीके की स्थितियां बनेंगे और आप छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे, ये यकीन मानिए कि डेमोग्राफी बदलती रहेगी। और डेमोग्राफी बदलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान में खतरा नहीं है, और ना ही हिंदुस्तान खतरा महसूस करता है हिंदुस्तान के मुसलमान से। दिक्कत उनसे है जो अपनी जमीन को छोड़ करके घुसकर चोरी से हिंदुस्तान में घुसे हैं और आज यहां पर कुछ इस तरीके से रह रहे हैं जैसे यहां सब कुछ उनके बाप का माल है। उनके बाप ही थे जो हिंदुस्तान को एक समय पर छोड़ करके गए थे, इसलिए उनके लिए फिलहाल रास्ते बंद हैं, भी होने भी चाहिए। और अगर हमारी सरकारों की अंतरात्मा जागी, जिसकी भी बनेगी, तो वो रास्ते बंद किए भी जाएंगे पूरी ताकत से। नमस्कार। তাই বলি, যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, খেলা হবে, ছক্কার খেলা হবে। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। बंगाल में सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। ছক্কা ছক্কা, देखिए, ममता बनर्जी का इस बार जाना तय है। আমি বিজেপি করবো না, আমি বিজেপি করবো না।